मैं अभिषेक पांडे, आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे कि प्रदेश में कई शहरों में ईडी के बाद आयकर विभाग यानी कि आईटी की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। कोयला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापेमारी लगातार की जा रही है। आज रायगढ़ में करीब आधा दर्जन जगहों पर आईटी की टीम ने कारोबारी के घर और ऑफिस में दबिश दी। यह कार्यवाही पुंजी पथरा गेरवानी क्षेत्र में आईटी की ओर से की गई है। सिंगल प्लांट और सालासर प्लांट, श्याम इस्पात और सिंगल एनर्जी पर भी कार्यवाही की गई है। बीते 6 महीने में जिले में दूसरी बार छापेमारी हुई है। रायगढ़ से राजधानी रायपुर तक टैक्स की हेराफेरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। साल 2022 के नवंबर महीने में ईडी ने दबिश दी थी और कई कारोबारी के ऑफिस में आईटी की जांच में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी बहस का मुख्य मुद्दा है चुनावी साल में सूबे में जांच पर सियासी जुबानी जंग जारी है। तो सीएम भूपेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक आईटी ईडी के अफसर यही रहेंगे। इस पर बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं बहस में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान भी हम सुनवा देते हैं कि किस तरीके से पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मैं तो पहले बोला था, देखिए ईडी के अधिकारी यहाँ परमानेंट रहने लग गए और अपने बच्चों के एडमिशन तक स्कूलों में करा लिए। समझ गए ना? मतलब अगले साल तक रहेंगे पूरे मतलब फरवरी मार्च तक के, जब तक लोकसभा ना हो जाए तब तक परीक्षा भी हो जाएगा, एक सत्र तो हो ही जाएगा ना, तो बच्चों के एडमिशन भी करा लिए। अब आईटी वाले भी आ रहे हैं, वो लोग भी अपना यही थोड़ा ठिया हुआ देख ले किराए मकान। देखो, आईटी से वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने भ्रष्ट रास्ता अख्तियार किया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का पैसा लूटा है। और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की एजेंसियां जो देश के कानून में जो बनी है, वो इसीलिए बनी है कि देश को लूटने वाले, प्रदेश को लूटने वाले लोगों के पैसे को बाहर निकालें और उस पैसे से विकास करें। और ये अपना काम कर रही है ईडी वगैरह सारे लोग मिलकर जो है, उससे भूपेश बघेल जी सबसे ज्यादा तिलमिलाए। मैं देख रहा हूं कि कम से कम 2 दर्जन बार उन्होंने एक सवा साल के अंदर में ईडी के प्रति उन्होंने नाराजगी जाहिर कर चुकी है। ये अपने आप में एक आश्चर्य है। तो किस तरीके से बयान सामने आए, आपने बयान सुन लिए। इसी विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जो है सत्ता पक्ष से ही मैं करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में कार्यवाहियां देखने को मिल रही हैं और इन कार्यवाहियों को लेकर सियासत जो है वो भी लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन सुरेंद्र जी सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी शासित राज्यों को लेकर बात करें, कार्यवाहियां वहां पर भी हो रही हैं, लेकिन उनको लेकर आखिर इस तरीके से आवाज मुखर क्यों नहीं की जाती? अभिलाष जी, आप भी इस बात से विदित हैं कि महाराष्ट्र में डेरा ईडी का, उसके 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 पहले मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमाम तो संवैधानिक एजेंसियों की कार्यवाही से विरोध नहीं है, उनकी कार्रवाई का कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से दुर्भावनावश राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर राजनीतिक रूप से मुकाबला कर पाने में अक्षम है, वहां जो प्रतिशोध की राजधानी, जो उत्पीड़न की राजनीति भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कर रही है, विरोध उस बात का है। लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए, अभी तक तो ये परंपरा रही है, जो भी चाहे ईडी हो, आईटी हो, जब कार्रवाई करती है तो प्रेस रिलीज जारी करने का सिस्टम रहा है जी। लगातार लंबे समय तक कई छापे मारे गए पिछले 1.5 साल में जी। पहली बार जब जानकारी दी गई ट्विटर के माध्यम से, उससे पहले रमन सिंह ट्वीट करते हैं और ईडी उसको कंफर्म करती है। और पूरे देश में देखिए कैसा भाजपा का चरित्र है, तमाम बागी, तमाम भ्रष्टाचारी भाजपा में जाके सदाचारी हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शारदा चिटफंड मामले में न केवल एफआईआर बल्कि गवाही चल रही थी। जैसे ही भाजपा में गए सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, प्रदीप डारेकर, हार्दिक पटेल के खिलाफ आपको पता होगा 20 से ज्यादा मामले थे, तड़ीपार थे, वो भाजपा में जाके सदाचारी हो गए। रेड्डी ब्रदर्स, अजीत पवार का भी आपने नाम सुना होगा,
जो एनसीपी के हैं 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, जैसे ही भाजपा के साथ में साठगांठ हुई, सारी जांचें बंद कर दी गई। आज वो फ्री हो गए। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, तमाम उदाहरण है जिसमें सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में जाके सदाचारी हो गए। तो ये राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में असहाय भाजपाई ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ईडी का रिपोर्ट कार्ड भी एक बार दिखा दीजिए इन भाजपाइयों को, जो 2014 से पहले कुल मामलों की संख्या 112 थी। पिछले 9 साल में 3010 नए मामले, उनमें से 95% विरोधी दल के नेताओं पर। और कन्विक्शन रेट क्या है अभिषेक जी? 046, मतलब 200 में एक मामला भी नहीं टिक रहा है। तो केवल प्रताड़ित करने के लिए, केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, केवल उत्पीड़न करने के लिए इस ठीक प्रकार है। सुरेंद्र जी दोबारा आऊंगा आपके पास। एक रिएक्शन इस बीच अनुराग जी से भी लेते हैं जल्दी से। पहले अनुराग जी, पहला रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा। और जिस तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं कि जो चुनाव का समय आता है किसी भी प्रदेश में नजदीक, तो वहां पर इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात और बॉडी लैंग्वेज जो है जी, वो ये है कि जब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है, जी, चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी की वजह से अनुराग जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे आवाज को, लेकिन इस बीच एक बार फिर से सुरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, सवाल यहां पर आपसे ये है कि जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का कॉलर वाइट है, जब ब्लैक कॉलर का काम आप लोगों का नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? क्या आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की ओर से कार्रवाइयां प्रदेश में की जा रही है, उस वजह से सरकार की छवि जो है धूमिल हो रही है? अभिषेक जी, ये मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लेकर। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने कठोर कमेंट किए कि छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई ठोस आधार नहीं है, और ईडी की नियमावली में उल्लिखित नियमों के आधार को दरकिनार करके जो केस है वो रजिस्टर किए गए हैं, और गवाहों को धमकाने के शिकायत भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया है। ये लिखित रिपोर्ट है, FIR है पीड़ित का, जो तमाम पीड़ित हैं। अनुचित दबाव डालकर निखिल चंद्राकर से कोरे कागज में और टाइप्ड बयान पर दस्तखत करने मजबूर किया गया। एक बुजुर्ग परिवहन व्यवसायी से रात भर बैठने नहीं दिया गया, अगले सुबह उनकी मौत हो गई। और जिस प्रकार से एक सभ्य परिवार की महिला ये लिखित शिकायत, न्यायालय पर तो विश्वास रखिए, 12 बजे न्यायालय पर विश्वास रखिए यार। न्यायालय के जजेस के बच्चों ने भी यहाँ पर मकान ले लिया है, घर ले लिया है क्या? ठीक है अनुराग जी एक मिनट, अभी फिर से आ रहा हूँ आपके पास। सुन लेते हैं सुरेंद्र जी को, एक बार फिर आता हूँ आपके पास में। ठीक है सुरेंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से। अभिषेक जी, लगातार जो गवाह हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सबसे बड़े की महिलाओं को रात को 12 बजे सीआरपीएफ के जवान उठा के ले जाते हैं। जब उनके वकील आपत्ति करते हैं तो रात को 2 बजे छोड़ा जाता है। तो ये दुर्भावना पूर्वक, विद्वेष पूर्वक कार्रवाई बताया ना ईडी। ठीक है सुरेंद्र जी, जल्दी से अनुराग जी का रिएक्शन लेते हैं। पहला रिएक्शन भी उनका रह गया। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन लेते हैं, अनुराग जी के रिएक्शन लेते हैं। अनुराग जी, सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से तमाम बड़े आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। सुरेंद्र जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, रिएक्शन चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, मुझे तो ये कहना है कि जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेसियों के पेट में क्यों दर्द होता है, क्यों तिलमिलाते हैं, क्यों छटपटाते हैं, क्यों ये आपा खो देते हैं? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों के बच्चों के लिए एडमिशन ले लिया है बच्चों ने यहाँ पर, तो जजेस के खिलाफ भी क्या इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे? यदि मुख्यमंत्री के निकट के ऑफिसर जो उनके नित सहायक OSD है, उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, तो कुछ तथ्य होगा तब तो नहीं दे रही है जमानत। तो क्या न्यायालय के ऊपर भी भरोसा हट उठ चुका है कांग्रेस के नेताओं का, मुख्यमंत्री का, प्रवक्ताओं का? और ये तो सिर्फ एक चार्जशीट है, 9 लोगों के खिलाफ पोल स्कैम में हुआ, अभी तो चावल बचा हुआ है, अभी शराब की चार्जशीट बची हुई है, बहुत सारी चार्जशीट बची हुई है। तो चिंता क्यों कर रहे हैं? ये धीरे धीरे परत खुलेगी। और मैं तो मानता हूं IT वहां जाती है जहां पर अनुपातहीन संपत्ति का ब्यौरा मिलता है। तो IT के बाद, जब ब्यौरे के बाद ये स्पष्ट होता है कि अनुपातहीन संपत्ति जो है
वो भ्रष्टाचार से कमाई गई है, जी। तो उसमें ईडी आ जाती है। तो ये सारे प्रमाण छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं, और चूंकि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए इनका लूट का जो स्पीड है वो 100 से अधिक स्पीड में चल रहा है, इसलिए कार्रवाई भी तेजी के साथ हो रही है। ये कोई चुनाव का मौका नहीं, चुनाव के मौके पर लूट तेज हो रही है, और लूट के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जो आर्थिक संबंधों पर कार्रवाई करती है, आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करती है, वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। अब इतनी सी बात है, अब इसको ये पुरानी बातों पर ले जा रहे हैं कि ये कांग्रेस का, ये भाजपा का। अरे जहां जहां भ्रष्टाचार, वहां वहां ईडी, वहां आईटी। तो ये बहुत क्लियर बात है। चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर चुनाव के नजदीक आते ही काफी सारे लग रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिन हमने देखा कि बीजेपी की ओर से किस तरीके से पूरा अभियान चलाया गया, किस तरीके से तमाम बड़े आरोप भ्रष्टाचार को लेकर लगे कि आपकी सरकार के दौरान 4.5 साल का समय जिस तरीके से बीत चुका है, 4.5 साल में तमाम भ्रष्टाचार किए गए हैं। खादान से लेकर तमाम विभागों को लेकर जानकारियां जो है दी गई, और कल किस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिला वो आपने भी देखा। सुरेंद्र जी। अभिषेक जी, भ्रष्टाचार की बारात तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में निकाल दिया है। ये किस मुंह से बात करते हैं जो आकंठ में भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आपको याद होगा 36,000 करोड़ का नान घोटाला, ये अनाज और चावल की बात कर रहे थे। 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के 36,000 करोड़ का कहीं दूसरे स्टेट में उदाहरण हो तो बताएं। और लगा अभिषेक जी, किसी भी आरोप का आज तक ये जांच नहीं कर पाए। 5 साल इनकी सरकार रही, ये जितने आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के ऊपर, एक का भी जांच करके। ठीक है अनुराग जी उस पर भी मैं आऊंगा आपके पास अभी। ठीक है, एक बार सुनते हैं पहले सुरेंद्र जी को, सुनते हैं। सुरेंद्र जी, 2012, 13 और 13-14 में 60% कमीशन, ये लिखित आदेश है रमन सरकार का। शराब घोटाले का 3 आरोप लगाते हैं, ये देख लें 4400 करोड़ का, और 60% कमीशन देने वाले ये हैं सप्लायरों को। जिस प्रकार से चिट फंड कंपनियों को बचाया, 6,000 करोड़ के लूट में सहभागी है वाजपेयी थे, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? और भ्रष्टाचार की किस्मों से बात करते हैं। 15 लाख करोड़ निवेशकों के डूब गए, अडानी के दलाल। ये बताएं 20,000 करोड़ फर्जी सेल कंपनियों का किसका है? भीतर मौन, सदन को बाधित करने वाले ये तो तथ्यहीन आरोप लगाकर कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले भाजपा। ये बताएं रमन सिंह के खिलाफ 2 मामले हैं ईडी में, एक नान घोटाला, दूसरा ऐसे अधिक संपत्ति का। गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड में रिसोर्ट किसका है? कलकत्ता की फर्जी कंपनियों से। अभिषेक जी, ये प्रमाणित हुआ है। रमन सिंह ने फर्जी एंट्री ली, जो गढ़मुक्तेश्वर में ऐसे अधिक संपत्ति का मामला, जो रिसोर्ट बना है, रिसोर्ट खरीदी की गई है, उसमें कितने बार। अरे अभी हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले आपके तमाम। लेकिन ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी एक बार अनुराग जी को सुनते हैं इस बीच। ठीक है सुरेंद्र जी, अनुराग जी को सुनते हैं इस बीच। अनुराग जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि झूठे आरोप जो है लगते रहे हैं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर, लेकिन जिस तरीके से 2014 से लेकर 2018 के बीच के जो भ्रष्टाचार के मामले जो सदन में, छत्तीसगढ़ में सदन में रखे गए हैं, आप लोगों की ओर से ही 271 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, 271 कार्रवाइयां हुई हैं, और इस पूरे मामले में 2 अरब से ज्यादा का लेन देन का पूरा मामला है भ्रष्टाचार का। तो किस तरीके से आप लोग टॉलरेट कर रहे हैं? जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि जब आप लोगों की सरकार थी तो भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग टॉलरेट करते थे, और इंटॉलरेंस की नीति जो है लगातार जो है चलती रही है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये 2 अरब के मामले किस तरीके से सामने आए, 271 प्रकरण किस तरीके से सामने आए? अनुराग जी। अभिषेक जी, मैं वही बोल रहा हूं कि जब कांग्रेस के वर्तमान सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के प्रामाणिक आरोप लग रहे हैं, जब इनके अधिकारियों को जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट 8-8 महीने से इनको जेल के सलाखों के पीछे रखी हुई है, तो उसका काउंटर लेकिन अनुराग जी, मैंने जो डाटा बताया वो 2014 से 18 तक का है। सरकार उस वक्त आप लोगों की थी। मैं वही पर आ रहा हूँ जी। ठीक है अभिषेक जी, मैं कंप्लीट कर लूं। उसका काउंटर ये भाजपा की तात्कालिक सरकार के भ्रष्टाचार की बात करके करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में एक भी चार्जशीट, एक भी कार्रवाई, एक भी नतीजे तक ये सरकार नहीं पहुंची है। तो जब 5 साल इनके यहाँ पुलिस थी, सर,
चलिए, लगता है कि अनुराग जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खामी है। दोबारा मैं रुक करूंगा अनुराग जी, लेकिन सुरेंद्र जी इसमें मैं आपका रुक करूंगा। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है कांग्रेस से? क्योंकि जिस पथ पर बीजेपी चलती रही है, जिसको लेकर लगातार बातें होती रही हैं, क्योंकि ट्रैक को लेकर बात करें तो कांग्रेस का ट्रैक अपना अलग है और बीजेपी का ट्रैक अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैक पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। क्या सुरेंद्र जी आपको ये लगता है कि इस वजह से ही कांग्रेस डरी हुई, माफ कीजिएगा, बीजेपी डरी हुई है? अभिषेक जी, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले 4-4.5 साल में जो काम किया है, जो समृद्धि आई है, चाहे यहाँ के किसान हो, चाहे वनोपज संग्राहक हो, चाहे युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर हो, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मुकाबला पर काम कर पाने में सक्षम नहीं है। ये इनके भ्रष्टाचार के भी ये स्वीकारोक्ति है। एक बार दिखा दीजिए वाजपेयियों को। रमन सिंह देश के इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये स्वीकार किया और अपने कार्यकर्ताओं से रायगढ़ की कार्य समिति की सभा में कहा कि 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल सरकार नहीं जाएगी। तो ये कमीशन खोरी को स्वीकारने वाले भी यही, और जितने एसआईटी बनी कमीशन की जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, अरे आप ही एसआईटी बना देते ना, भाजपा ही है। अरे सुरेंद्र जी एसआईटी बना देते। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुन लीजिए, आ रहा हूं अभी आपके पास। इसी प्रश्न को लेकर मैं आपके पास भी आऊंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, अनुराग जी का रिएक्शन लेते हैं इस पर जल्दी से। ठीक है सुरेंद्र जी, 1 मिनट अनुराग जी का रिएक्शन लूंगा मैं। अनुराग जी, गाय गोबर की राजनीति आप लोग करते रहे, ठीक है, आप लोगों ने भगवान राम रामायण की राजनीति की, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही सारी चीजें कांग्रेस की ओर से की जा रही है। क्या इस बात का भी डर आप लोगों को सता रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है रिपीट कर जाएगी इस वजह से? क्योंकि पदचिन्हों को लेकर अगर बात करें, उन्हीं पदचिन्हों पर चलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का चरित्र छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में कालनेमी का है जी। और कालनेमी भगवान राम का नाम तब लेता है जी जब उसको कोई छल करना होता है जी। उसका पवित्र मन नहीं होता भगवान राम के नाम को लेकर जी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक तरफ धर्मांतरण कर रही है जी। एक तरफ जिहादियों को संरक्षण दे रही है, एक तरफ तुष्टीकरण की नीतियां अपना रही है, यहाँ डेमोग्राफिक चेंज का काम कर रही है और ऊपर से भगवान राम का नाम ले रही है। तो जनता तो इनके चेहरे को जानती है अभिषेक जी ना, इनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया इन्होंने कि भगवान राम काल्पनिक है। तो इसलिए इनके सनातन धर्म के संबंध में इनके विचार को प्रमाण की जरूरत नहीं, इनको तो जनता ऑलरेडी जानती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भयभीत होने का प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचारी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको तकलीफ क्यों हो रही है? कार्रवाई होने दीजिए, वो तो बरामद हो रही है राशियां, सीज की जा रही है संपत्तियां, इनको क्यों परेशानी है उस बात से? भ्रष्ट अधिकारी जेल में जा रहे हैं, 9 लोग जेल के अंदर हैं जिनको आज तक जमानत नहीं मिल रही है, ये प्रमाण है। तो जब न्यायालय भी पुष्टि कर रहा है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, भाजपा के खिलाफ यदि आरोप लगा रहे हैं ये, तो 5 साल के अंदर अंदर एक भी उदाहरण दें जिसमें इन्होंने कन्विक्शन प्राप्त कर लिया हो या कोर्ट में इनका कोई भी मामला, कोई भी जांच संस्थित हो गई हो और टिक गई हो, एक भी बता दो। ठीक है मैं ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है अनुराग जी, जल्दी से एक बार सुरेंद्र जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से इस बात पे ही। सवाल सुरेंद्र जी, जिस तरीके से सवाल किया गया है, बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि जब कार्यवाहियां हो रही हैं तो इन कार्यवाहियों से डर आखिर किस बात का है? बड़ा सवाल यहां पर यह है। अभिषेक जी, मैंने पहले भी जिक्र किया, 28 अप्रैल 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच का कमेंट आप पढ़ लीजिए। क्या कहा कि जो कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में चल रही है वो दुर्भावनापूर्वक है, सत्यहीन है, आधारहीन है। बदले की राजनीति जिस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं, और अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, राम भक्त बनने का ढोंग रच रहे थे, ये चंदा चोर भाजपाई बताए। अरे के साथ 2 मिनट में अभिषेक जी, कोर्ट ने कहा कि समय बर्बाद मत करिए, बार बार जमानत की याचिका लगाना ठीक नहीं है, कोर्ट ने ये कहा। अभिषेक जी, ये अध्ययन बिना किए आ जाते हैं डिबेट में, बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं। अरे सुरेंद्र जी, कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन पढ़ के आइए। बाधित करने के लिए, नान घोटाले को बाधित करने के लिए कोर्ट जाते हैं, तो ये इनका चरित्र है। अभी राम भक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चलिए, राज्यसभा में मोदी सरकार ने, अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की और कहा
कि बार बार जमानत की याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट का टाइम। चलिए ठीक है। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से अपने अपने पक्ष जो है लगातार रखे जा रहे हैं, और इस बीच जो कार्यवाहियां हो रही हैं प्रदेश में, प्रदेश की जनता भी देख रही है और सत्ता पक्ष को विपक्ष को भी प्रदेश की जनता सुन रही है। किंग मेकर जनता ही है। जनता इन कार्रवाइयों को किस तरीके से देखती है, आने वाले चुनाव में जनता मतदान पेटी में इस बात का फैसला जो है वो कर देगी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। चलिए, इन सब के बीच देखना दिलचस्प अब यह होगा कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कार्रवाइयों का दौर चल रहा है और चुनाव को लेकर बात करें तो चुनाव भी प्रदेश में काफी नजदीक आ चुके हैं, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस काउंटडाउन के बीच किस तरीके से प्रदेश में ईडी और आईटी की कार्रवाइयां आगे चलकर देखने को मिलेगी, वो नजारा दिलचस्प होगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, धन्यवाद।